जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आखिर भारत पाकिस्तान का युद्ध कितने दिन चलेगा? क्या ये युद्ध इस समय अवश्यंभावी था या ये किसी योजना का हिस्सा है? तमाम बातें मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में स्पष्ट जरूर करूंगा, ताकि आने वाले समय का एक ब्लूप्रिंट आप लोगों के सामने जरूर हो। सनातनियों, जैसे ही ट्रंप ने सत्ता को संभाला, उसके बाद वो पूरी दुनिया में अशांति का माहौल पैदा करते हैं ट्रेड वॉर के द्वारा। लेकिन चाइना की जिस तरह से जवाबी कार्रवाई थी, उसके बाद वो बैकफुट पर भी आए और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपने ट्रेड वॉर को शांत भी कर लिया। यानी अब हाल फिलहाल आप पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड वॉर को लेकर के कोई खबर नहीं देख रहे। लेकिन जैसे ये ट्रेड वॉर की घटना समाप्त होती है, माहौल ठंडा होता है, उसके तुरंत बाद भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक हमला होता है पहलगाम का, और टूरिस्टों को मारा जाता है। और मारा भी कैसे जाता है? उनका धर्म पूछ करके। ये एक उकसाने वाली कार्रवाई है, और ये कार्रवाई ऐसी है कि अगर भारत जवाब दे तो भी नुकसान है, और ना दे तब भी नुकसान है। यानी हर हाल में भारत को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई किसके द्वारा की गई, इस षड्यंत्र को पहले समझ लीजिए। ऐसे में इस षड्यंत्र की तह तक आप पहुंचेंगे, उससे पहले एक बात को समझिए। इस पूरी दुनिया के अंदर अशांति का माहौल ही इस समय पर अमेरिका को इस आर्थिक परेशानी से निकाल सकता है। क्योंकि जितनी ज्यादा अशांति होगी, उतने हथियार बिकेंगे, और जितने हथियार बिकेंगे, उतना अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन ये घटनाक्रम थोड़ा सा अलग है, इसको आपको अलग दृष्टिकोण से देखना है। इस समय पर जबकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था भारत की मजबूत है, उसके बाद भी कितने सुनियोजित तरीके से पहलगाम के अंदर घटना को अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद वो लोग कहां चले गए, कहां छुप गए, किसी को नहीं पता। यानी इतनी योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है कि वो लोग आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, और उसके बाद कहां गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। अब ऐसी घटना के बाद में हालात क्या बनने चाहिए थे कि पाकिस्तान को डरना चाहिए था। लेकिन यहां वो डरा नहीं इस घटना के बाद भी, बल्कि इस घटना के बाद उसने एक अलग मोर्चा खोल दिया। यानी भारत की सीमाओं पर अब उसने गोलाबारी भी शुरू कर दी थी। यानी पहलगाम की घटना के बाद सीमा पर अशांति का काम भी पाकिस्तान ने जरूर शुरू कर दिया। यानी ये एक तरीके से भारत को उकसाने की कार्रवाई थी, ताकि भारत कोई ना कोई एक्शन जरूर ले, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि एक्शन हो, और भारत की जनता भी, उनकी भावनाएं भी यही थी कि एक्शन होना चाहिए। लेकिन आखिर पाकिस्तान ऐसा चाहता क्यों है कि एक्शन हो? क्योंकि वो जानता है कि जो वर्तमान में युद्ध होगा, इस युद्ध की परिस्थितियां कुछ अलग तरह की होंगी। ये युद्ध आमने सामने मोर्चे पर नहीं होगा कि भारत की सेनाएं और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने हैं, किसी मोर्चे पर युद्ध लड़ रही हैं। यानी पाकिस्तान की सीमा यदि मान लीजिए 500 किलोमीटर की है, तो भारत को इस झड़प के अंदर अपना काउंटर करने के लिए कम से कम 4 गुनी सीमा पर सुरक्षा लगानी पड़ेगी। यानी जितना खर्च पाकिस्तान का आएगा, उससे 4 गुना खर्च भारत का आएगा। अब वर्तमान में अगर भारत जवाब देता है तो भी उसको नुकसान होगा, और नहीं देता है तो भी नुकसान होगा। ऐसे में उकसाने की कार्रवाई आखिर की क्यों गई? तो क्या भारत को चुप रहना चाहिए था? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि परिस्थिति ऐसी बने जो आपकी आन बान शान को ही ललकारने लगे, तो फिर जवाब देना उचित भी होता है, और यही काम भारत ने इस समय पर किया भी है। लेकिन बात आती है कि आखिर ये युद्ध कितने दिन चलेगा, इसका परिणाम क्या होगा? क्या पाकिस्तान घुटने टेक देगा? तो सनातन एक बात को समझिए, ये एक ऐसा कदम है जिसमें हार कर भी हार है और जीत कर भी हार है, और पाकिस्तान उसी घटनाक्रम को दोहराने जा रहा है। ऐसे में भारत अगर इस युद्ध के अंदर निर्णायक परिस्थिति में पहुंचा,
तब भी भारत को बहुत बड़ा नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि हम कई साल पीछे हो जाएंगे। लेकिन ये युद्ध अनिर्णय की स्थिति में ही रहने वाला है, इस बात को भी जरा आप समझ लीजिए। क्यों रहेगा, इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर सैन्य ताकत की हम बात करें तो भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। 5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान हमारे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन ये माहौल इस तरह का है जहां ये माहौल लंबा चलने वाला है। लंबा इसलिए चलेगा कि यदि पाकिस्तान 5 दिन के अंदर घुटने टेक देता है तो भारत की जीत एक तरफा होगी, क्योंकि यहां हमें एक बात और समझनी होगी कि पाकिस्तान के साथ यदि युद्ध 5 दिन से पहले खत्म हो गया तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि कालसर्प योग के अंदर यह घटना आरंभ हुई है। अगर आपको ध्यान हो, 2022 के अंदर फरवरी के माह में जब ब्रह्मांड में ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी, एक अम्ब्रेला बना था जिसमें 2 ग्रहों के मध्य में सारे ग्रह आए थे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि इस समय जो परिस्थिति आरंभ होगी इसका अंत नहीं होगा। और रशिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया था वो युद्ध आज तक चल रहा है। ऐसे में कालसर्प योग के अंदर ही यह घटना आरंभ हुई है। ऐसे में इस घटना के इतनी आसानी से समाप्त होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आखिर फिर होगा क्या? तो यहां पर एक बात को समझिए, जैसे यूक्रेन की मदद अमेरिका ने की, क्योंकि यूक्रेन 7 दिन से ज्यादा रशिया के सामने टिक नहीं सकता था, लेकिन पीछे से हाथ अमेरिका का था, यूरोप का था, तो युद्ध आज तक चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास अपनी क्षमता 5 दिन से ज्यादा की नहीं है, लेकिन अगर ये युद्ध 5 दिन से ज्यादा चला, ये जो वर्तमान की कार्रवाई है ये 5 दिन से ज्यादा चली, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना या फिर अमेरिका, दोनों में से कोई एक जरूर है। लेकिन चाइना के इसके पीछे होने के कारण बहुत कम है, क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि एशिया में अशांति हो, क्योंकि इससे सीधा सीधा नुकसान चाइना को भी है, क्योंकि उसका व्यापार भी प्रभावित जरूर होगा। ऐसे में भारत भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर भारत युद्ध की नीति में फंसता है तो चाइना का बहुत बड़ा प्रोडक्शन जो भारत में खपता है उसमें भी उसको डेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की सैन्य कार्रवाई हो। लेकिन चाइना अपने व्यापार के नुकसान की भरपाई जरूर कर लेगा, क्योंकि अमेरिका अगर चाइना को हथियार देता है तो वो भारत को भी हथियार देता है। ऐसे में अपने ही हथियारों से अपने ही हथियारों को टकराने का कोई लॉजिक यहां नहीं बनता है। लेकिन चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करे और उससे भारत के अंदर हो रहे व्यापारिक घाटे की भरपाई करे, इसकी संभावना ज्यादा बनती है। ऐसे में पाकिस्तान को फायदा होगा इस युद्ध के ज्यादा लंबे समय से चलने से, क्योंकि उसके हथियारों की पूर्ति यहां पर हो सकती है। लेकिन बात आती है कि चाइना क्या हथियार मुफ्त में देगा? चाइना को तो पैसे चाहिए, और पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं। ऐसे में वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगेगा या अमेरिका के सामने हाथ फैलाएगा, और अमेरिका वही इतिहास दोहराएगा जो उसने यूक्रेन के साथ दोहराया। यानी अभी वो मदद करेगा जिससे चाइना हथियार खरीदे और ये माहौल लंबा चले, लेकिन इसके बदले फिर वही होगा जो यूक्रेन के साथ हुआ कि अमेरिका अपने पैसे वापस मांगेगा, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो अभी भंडार मिला है उस भंडार पर अपना एकाधिकार अमेरिका करेगा। यानी इस माहौल के अंदर पाकिस्तान का बिकना तो तय है। देखना यह है कि इस बिक रहे पाकिस्तान को अमेरिका खरीदता है या चाइना खरीदता है। लेकिन इस माहौल के अंदर, इस चक्रव्यूह के अंदर पाकिस्तान फंस चुका है, और कुछ हद तक भारत भी इस चक्रव्यूह की चपेट में आ चुका है, क्योंकि अभिमन्यु भारत है और चक्रव्यूह अमेरिका ने रचा है। लेकिन देखना यह है कि इस बार ये चक्रव्यूह का परिणाम क्या महाभारत के उसी अभिमन्यु की मृत्यु की तरह होता है, या इस बार चक्रव्यूह में अभिमन्यु के रूप में अर्जुन फंसा है। देखना यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे में सनातन एक बात को समझ लीजिए कि पाकिस्तान से चल रही ये झड़प अगर 5 दिन से ज्यादा चली तो ये फिर अंतहीन लड़ाई होगी जो बहुत लंबी चलने वाली है, और इससे नुकसान पाकिस्तान का तो होगा ही, और पाकिस्तान उस नुकसान की भरपाई के लिए
कर्ज भी लेगा, हथियार भी खरीदेगा और अपने आप को गिरवी रखने की स्थिति में जरूर आएगा। और पाकिस्तान बिकेगा तो खरीदेगा कौन, ये आपको भविष्य में पता लगेगा। लेकिन इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना होगा। भारत जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, इस समय ऐसे हालात के अंदर उसे पूरे भारत के अंदर हाई अलर्ट पर रहना भी होगा। यानी कि चाहे वो बांग्लादेश की सीमा हो, चाइना की सीमा हो, या फिर पाकिस्तान से लगती हुई सीमा हो, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जो पूरे देश के अंदर हैं, उन सब की सुरक्षा के ऊपर अचानक से बहुत बड़ा खर्च जरूर आएगा। और इसके लिए बहुत सारी बड़ी योजनाओं पर कटौती भी करनी पड़ेगी। और ये ऐसा माहौल है कि जहां आप लड़ तो एक छोटे से मोर्चे पर रहे हैं, लेकिन अलर्ट आपको पूरे हिंदुस्तान को रखना होगा और ये बहुत बड़ी कीमत होगी। इसे ऐसे समझिए कि इस माहौल के अंदर अगर पाकिस्तान 1 रुपया खर्च कर रहा है तो भारत को कम से कम 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा बहुत छोटी है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफी बड़ी है और भारत का क्षेत्रफल चाइना से बहुत बड़ा है। ऐसे में पूरे भारत के अंदर सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट रखना, परिस्थितियों का आकलन करना, उसके अनुसार व्यवस्था करना, सैन्य कार्रवाई के लिए अपने सैनिकों को हमेशा अलर्ट मोड पर रखना, हथियारों की खरीद योजना को आने वाले समय के लिए बेहतर तरीके से असली जामा पहनाने के लिए धन की व्यवस्था करना, ये सब कुछ वो है, ये वो परिस्थितियां हैं जो किसी भी देश के लिए अचानक से पैदा होने वाली वो परिस्थिति है जो उसे आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, जिनसे पीछे नहीं हटा जा सकता। इसीलिए सनातनियों, 5 दिन से ज्यादा अगर ये समय चला तो फिर इस अंतहीन लड़ाई के लिए बहुत लंबी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और 1 जुलाई से पहले इस व्यवस्था के सही होने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि काल सर्प योग का प्रभाव 1 जुलाई तक रहेगा, लेकिन उसके बाद में शनि वक्री हो जाएंगे। ऐसे में इस माहौल के बाद एक नया माहौल भी क्रिएट होगा, जिसके संदर्भ में मैंने आपको पहले वीडियो दिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही 25 अप्रैल से काल सर्प योग आरंभ होगा, उसके बाद परिस्थितियां विचित्र होंगी जरूर, जो आप देख भी रहे हैं। और एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने कहा था कि जब शनि वक्री होंगे, ये वो परिस्थितियां होंगी जो माहौल को और खराब करने का काम करेगी। ऐसे में जो ये घटनाक्रम बना है, ये किसी के चाहने से नहीं बना है, बल्कि ग्रहों की परिस्थिति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो इस समय युग परिवर्तन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए सनातनियों, जो लोग ये कह रहे थे कि 30 मार्च 2025 से धर्मयुग आरंभ हो गया है, हुआ तो कुछ नहीं। अब आप देखते जाइए, वर्तमान के अंदर सैलानियों के नाम पर आपने धर्म पूछकर गोली मारी थी, अब धर्म अपना परिचय तो जरूर देगा, क्योंकि यही गलती हिरण्याकश्यप ने भी की थी। अगर तेरा नारायण इस खंभ में है तो पुकार उसे, क्या वो इस खंभ से भी प्रकट हो सकता है? तो इस बार भी यही गलती हुई है, हमारे धर्म को पूछकर फिर गोली मारी गई है। तो धर्म अब धर्म युग में अपना परिचय तो अवश्य देगा। इसीलिए जो हो रहा है वो ईश्वर की रणनीति के तहत हो रहा है, प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए हो रहा है। और ईश्वर की बनाई हुई रणनीति में कभी कोई त्रुटि होती ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, इस माहौल को अभी आप इतनी जल्दी ठंडा होते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत सारे घटनाक्रम बदलेंगे, उनका भी मैं आपको आकलन अवश्य दूंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।